भैया लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा दो, क्योंकि आज की ये कहानी इतनी गहरी है कि आपको सुनते सुनते लगेगा कि जैसे आप लाल किला के दीवारों पर बैठकर ये कहानी सुन रहे हो। कहानी की शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता के पतन की शुरुआत है। कैसे 332 साल पुरानी और भारत की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक मुगल सभ्यता धीरे धीरे अंदर से खोखली होती चली गई। आज की इस कहानी में हम विस्तार से सब कुछ समझेंगे। मैं आपको हर एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से दूर अहमदनगर से, जहां 3 मार्च 1707 को 80 साल का बादशाह औरंगजेब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये वो बादशाह था जिसने दक्षिण में दक्कन की जंगों में उम्र भर तलवार चलाई, साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार में पहुंचाया, लगभग पूरे भारत पर राज किया। लेकिन मरते वक्त उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। औरंगजेब ने मरते समय बस अपने तीनों बेटों को बुलाकर इतना कहा कि राज्य आपस में बांट लो। यहीं से शुरुआत होती है मुगल सभ्यता के पतन की। औरंगजेब के बड़े बेटे का नाम मुअज्जम था, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम बना। दूसरे बेटे का नाम आजम शाह और तीसरे बेटे का नाम कमबख्श था। औरंगजेब की ये बातें कोई वसीयत नहीं थी। मुगलों का इतिहास रहा है कि यहाँ गद्दी के लिए भाई ने भाई को मारा, जैसा औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ किया था। साम्राज्य अब 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसकी कुल आबादी उस समय 15 करोड़ के आसपास थी। औरंगजेब की मौत से पहले ही आधा से ज्यादा खजाना दक्कन की लड़ाई में खाली हो चुका था और सेना जंग से थक चुकी थी। 20 जून 1707 को जाजऊ के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। एक तरफ मुअज्जम की फौज थी, जिसमें 1,70,000 घुड़सवार और 1,95,000 पैदल सैनिक थे। दूसरी तरफ थी आजम शाह की फौज, जिसमें 90,000 घुड़सवार थे लेकिन 4 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक थे। सुबह से शाम तक तीरों की बौछार और तलवारों की टक्कर होती रही। शाम आते आते आजम शाह और उसके तीनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में तकरीबन एक दिन में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। मुअज्जम जीता, लेकिन इस युद्ध के बाद मुगल सल्तनत की नींव जो शुरू से मजबूत थी, अब वो अंदर से खोखली हो चुकी थी। 1709 में कमबख्श को भी मार दिया गया, दक्कन में विद्रोह दबाते हुए। तीनों राजकुमार गए, हजारों सैनिक मारे गए और मुगल सिंहासन की वो मजबूती चली गई जो औरंगजेब की सख्ती से बनी थी। अब हर कोई सोचने लगा कि यह तख्त कमजोर हो चुका है। जाट, सिख और मराठा सब उभरने लगे और सबने सल्तनत के साथ धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। जनवरी 1712 में गद्दी पर बैठा जहांदार शाह बहादुर शाह का बेटा था। राज करने की बजाय वो एक नर्तकी लाल कुंवर के प्यार में डूब गया। लाल कुंवर खसूरियात खान की बेटी थी, जो तानसेनीय वंशज थे। जहांदार ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे इम्तियाज महल का खिताब दिया तथा शाही झंडा भी थमा दिया। दरबार का माहौल बिल्कुल बदल गया। दरबार में जहां कामकाज होना चाहिए था, वो जगह नाचने गाने का अड्डा बन गया। लाल कुंवर के भाई मेहर बनू और निजामुद्दीन को वजीर और मीर बख्शी बना दिया गया। इसी बात पर औरंगजेब की बेटी जीनत उन निसा से झगड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 11 महीने में भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद भाइयों की मदद से तख्ता पलट कर दिया। फरवरी 1713 में जहांदार को आगरा के किले में कैद कर मार दिया गया। फर्रुखसियर अकेला नहीं आया था, उसके पीछे थे सैयद भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ये दोनों भाई औरंगजेब के समय से मुगल फौज में थे, लेकिन 1707 के बाद असली पावर ब्रोकर बन गए। 1713 से 1720 तक इन्होंने भारत चलाया। ये किंग मेकर्स थे। फर्रुखसियर को गद्दी दी 1713 से 1719, लेकिन जब वो इनके खिलाफ हो गया तो जहर देकर मार दिया। फिर रफीक जारजाद को 3 महीने के लिए राजा बनाया, रफीउ दौला को 5 महीने के लिए और आखिर में मोहम्मद शाह को। 4 बादशाह बदले, लेकिन सत्ता सैयद भाइयों के हाथ में ही रही। इनकी पॉलिसी लिबरल थी। राजपूतों, मराठों, जाठों को छूट दी, जिससे साम्राज्य थोड़ा स्थिर चलता रहा। लेकिन यह अच्छाई लंबी नहीं चली। 1720 में मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की मदद से विद्रोह कर दिया। हुसैन अली को मार दिया गया फतेहपुर सीकरी के पास। अब्दुल्ला को कैद कर लिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से 1748 तक 29 साल राज किया। मोहम्मद शाह रंगीला को उर्दू शायरी का पितामह भी कहते हैं। उन्हें संगीत, पेंटिंग और नाच गाने का बहुत शौक था। इसका परिणाम ये निकला कि दरबार जहां कामकाज होना चाहिए था, वो जगह अय्याशी का अड्डा बन गया। वजीर चिंता करते, लेकिन रंगीला कहते कल देख लेंगे। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य टूटने लगा। 1717 में बंगाल स्वतंत्र हो गया मुर्शिद कुली खान के हाथों। 1722 में अवध सआदत खान के पास चली गई। 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली और खुद को वहां का सूबेदार घोषित कर दिया। 1737 में मराठों के पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को लूट लिया। टैक्स सिस्टम चरमरा गया, सेना में भ्रष्टाचार फैल गया। ये वो दौर था जब मुगल सिर्फ दिल्ली तक ही सिमट गए।
फारस का योद्धा नादिर शाह 1739 में अफगानिस्तान जीतकर भारत आया। मुगलों ने इसके राजदूत को मार दिया था। फरवरी 1739 में करनाल के मैदान में युद्ध हुआ। एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला की फौज थी, जिसमें तकरीबन 3 लाख सैनिक थे। दूसरी तरफ थी नादिर शाह की फौज, जिसमें मात्र 55,000 सिपाही थे। नादिर शाह ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुगल फौज को हरा दिया। मोहम्मद शाह ने घुटने टेक दिए। नादिर मार्च में दिल्ली पहुंचा। सबसे पहले नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पर शांति से राज करना शुरू किया, लेकिन एक अफवाह से भड़ककर 22 मार्च को 6 घंटे का कत्लेआम किया। 20 से 30,000 बेकसूर मारे गए। इसके बाद नादिर शाह ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से लूट लिया। उस समय के हिसाब से 700 मिलियन रुपए, जो अब के समय में अरबों डॉलर होते हैं, मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, 2,500 से ज्यादा हाथी और 10,000 से ज्यादा घोड़े लेकर नादिर शाह वापस अफगानिस्तान लौट गया। नादिर शाह ने जाते वक्त कहा था कि ये उसकी जिंदगी की आधी कमाई है। इस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि मुगल खजाना पूरी तरह से खाली हो गया, सेना बिखर चुकी थी और दिल्ली बर्बाद हो चुका था। इस आक्रमण के बाद प्रजा ने बादशाह को देवता मानना भी बंद कर दिया। नादिर के बाद आया अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का नया शासक। 1748 से 1769 तक 9 बार भारत लूटा। पहली बार 1748 में दिल्ली पहुंचा, लाखों का माल ले गया। अब्दाली ने मुगलों को इतना कमजोर किया कि वो बस नाम के बादशाह रह गए। सेना पूरी तरह से बिखर के टूट चुकी थी। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ मराठा सल्तनत। इस युद्ध में मुगल मात्र दर्शक बनकर रह गए। इस युद्ध में तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये जंग मुगलों की कब्र पर लड़ी गई, क्योंकि मराठों की हार ने भारत को खाली कर दिया। यही वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब सही समय आ गया है भारत पर कब्जा करने का। 1764 की बक्सर जंग में जीतकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। आंतरिक संकट, जागीरदारी संकट। अकबर के समय 14,000 मनसबदार थे, औरंगजेब के समय 45,000। जागीरें फिक्स थीं, लेकिन रेवेन्यू जंगों से गिरता गया। मनसबदारों ने किसानों को लूटा, टैक्स 2 गुना 3 गुना तक कर दिया। नतीजा विद्रोह, भुखमरी और कमजोर सेना रहा। यह सिस्टम साम्राज्य का दिल था, जो रुक गया तो सब रुक गया। दरबार का पतन। जहादार और रंगीला ने दरबार को तमाशा बना दिया। शराब, अफीम, नाच, कोई इज्जत नहीं बची। हालात ऐसा हो गया कि मुगल दिल्ली से भागकर लखनऊ और हैदराबाद चले गए और अवाम जो उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, अब उन्हें चोकर कहकर बुलाने लगी। मराठा नियंत्रण। 1759 से 1800 तक नाम मात्र के लिए शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का राजा बना दिया गया, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली सल्तनत छीन ली। 1837 में गद्दी पर बैठे बहादुर शाह जफर। उस समय उनकी उम्र 82 वर्ष थी। बहादुर शाह जफर एक शायर और एक सूफी थे। 1857 की क्रांति में मेरठ से सिपाही दिल्ली आए और जबरदस्ती उन्हें बादशाह बनाया। बहादुर शाह जफर उस समय बादशाह नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें बादशाह बनना पड़ा। उनके बादशाह बनने के 1 साल बाद ही अंग्रेजों ने उनके बेटे और पोते को लाल किला की दीवार के खंभे में बांधकर गोली मार दी। बहादुर शाह जफर को 1 साल तक कैद में रखा गया और 1858 में राजद्रोह के इल्जाम में उन्हें रंगून रवाना कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। जब उन्हें कैद में रखा गया तो उनके हाथ से कागज कलम भी छीन ली गई, ताकि वो कुछ लिख और पढ़ न सकें। 9 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो जाती है। तो ये था मुगल साम्राज्य। 350 साल का मुगल इतिहास अंदर ही अंदर खोखला हो गया। हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो कोई तीसरा आकर हमारी इस लड़ाई का फायदा उठा लेगा, जैसे मुगलों की लड़ाई का फायदा नादिर शाह ने उठाया। आपको हमारा ये मेहनत कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।